तो अभी हम लोग वोल्टेज ड्रॉप परीक्षण विधि के बारे में पढ़ेंगे और उसका विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। कैसे हम टेस्ट करेंगे, कितने प्रकार से वोल्टेज ड्रॉप की विधि अपनाई जाती है, कौन कौन सी विधि हैं, कैसे करेंगे, वो सभी हम विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला क्राइटेरिया परीक्षण विधि सर्वाधिक विश्वसनीय है, यानी कि सबसे अधिक भरोसेमंद वाली विधि है एवं सरल दोष अन्वेषण विधि है। कैसा है, यानी कि जो आसानी से हम इसकी जांच परख कर सकते हैं, यह एक ऐसी विधि है। इसमें एक मिली वोल्ट मीटर द्वारा वोल्टेज ड्रॉप मापा जाता है। इसे एक मिली वोल्ट मीटर लगाकर हम इससे दोष को नापते हैं। लेकिन यह दोष नापने के 4 चरण हैं। क्या है? 4 चरण है, यानी कि 4 प्रकार से नापा जाता है। पहला है शॉर्ट सर्किट दोष परीक्षण। पहला क्या है? शॉर्ट सर्किट दोष परीक्षण। फिर दूसरा है ओपन सर्किट दोष परीक्षण, यानी कि ओपन सर्किट फॉल्ट टेस्टिंग। पहला क्या है? शॉर्ट सर्किट फॉल्ट टेस्टिंग। तीसरा है अर्थ दोष परीक्षण। तीसरा क्या है? अर्थ दोष परीक्षण, यानी कि अर्थ फॉल्ट टेस्टिंग। चौथा क्या है? कॉइल का विपरीत दिशा में संयोजन दोष परीक्षण। चौथा क्या है? कॉइल का विपरीत दिशा में संयोजन दोष परीक्षण, यानी कि रिवर्स कॉइल कनेक्शन फॉल्ट। क्या है? रिवर्स कॉइल कनेक्शन फॉल्ट। अब हम फिर से ऊपर चलते हैं पहला पॉइंट पर, जो क्या कह रहा है कि पहला तरीका से हम नापेंगे, उसका नाम क्या है? शॉर्ट सर्किट दोष परीक्षण, यानी कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट टेस्टिंग। क्या होता है यह हम देखते हैं। होता है कि इस परीक्षण के लिए एक सीरीज टेस्ट लैंप क्या करेंगे? एक सीरीज टेस्ट लैंप लेंगे और एक मिलीमीटर लेंगे। लैंप के द्वारा कम्यूटेटर को पोल पिच के द्वारा पोल पिच की दूरी पर 220 वोल्ट डीसी प्रदान की जाती है। कितना? 220 वोल्ट डीसी प्रदान की जाती है। 220 वोल्ट डीसी प्रदान किया जाता है। और एक मिली वोल्ट मीटर को कम्यूटेटर पिच की दूरी पर, यानी कि जहाँ पर कम्यूटेटर लगा हुआ होता है, आर्मेचर से कम्यूटेटर के बीच की दूरी पर कम्यूटेटर सेगमेंट से संयोजित की जाती है। यानी कि कम्यूटेटर सेगमेंट जहाँ पर होगा वहाँ पर क्या करेंगे? सोल्डरिंग आयन के द्वारा उसे सोल्ड कर देंगे। यह मिलीमीटर को क्रम से सभी कम्यूटेटर सेगमेंट से संयोजित कर वोल्टेज ड्रॉप नापते हैं। जहाँ जहाँ स्लॉट्स बने होंगे वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे? एक लाइन को तो हम शॉर्ट कर दिए हैं, ये क्या करेंगे? कम्यूटेटर सेगमेंट पर रखेंगे और एक लाइन में डालेंगे। उसमें से डायरेक्ट एक निकालेंगे, एक न्यूट्रल और एक फेज में करके उसे चेक करेंगे। बारी बारी से एक को अर्थ के लिए रखे हुए रहेंगे और एक को कम्यूटेटर सेगमेंट पर और फिर एक को आर्मेचर पर। इसी तरह से बारी बारी हम टेस्ट करते जाएंगे, सभी को ये बारी बारी प्रक्रिया दोहराएंगे। यदि पाठ्यांक लगभग बराबर हो, क्या कहा है? यदि पाठ्यांक लगभग बराबर हो तो आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट दोष विद्यमान नहीं है। यदि वोल्टेज सर्किट बराबर आ रहा है तो क्या समझेंगे कि शॉर्ट सर्किट दोष इसमें नहीं है, यानी कोई फॉल्ट नहीं है। यदि किसी कॉइल में शॉर्ट सर्किट होने पर वोल्टेज ड्रॉप का मान बहुत कम या शून्य हो जाता है। क्या होगा? अगर उसमें शॉर्ट सर्किट दोष विद्यमान है तो क्या होगा? वोल्टेज एकदम कम हो जाएगा या शून्य हो जाएगा, यानी न्यूट्रल हो जाएगा। तो यह पहला दोष है। अब दूसरा दोष के बारे में देखते हैं। क्या कहता है? ओपन सर्किट दोष परीक्षण। जिस तरह से ये परीक्षण किए हैं उसी तरह से ओपन सर्किट दोष का परीक्षण भी करेंगे। तो कहता है कि शॉर्ट सर्किट दोष परीक्षण करने पर यदि कहीं वोल्टेज ड्रॉप का मान सामान्य से अधिक हो जाता है, यानी कि जहाँ पर हमको 160 आना चाहिए था और हमको मिल रहा है 180,
क्या था 160 वोल्ट था, आपने कहा क्या 180 वोल्ट, तो क्या हो गया प्लस में हो गया, बढ़ गया हो जाता है। तो उस सेगमेंट से संबंधित कॉइल में ओपन सर्किट दोष विद्यमान है, तब क्या समझेंगे कि इसमें ओपन सर्किट फॉल्ट उत्पन्न हो गया है। और पूरे कम्युनिकेटर के परीक्षण के लिए यह वोल्टमीटर का पाठ्यांक लगभग एक ही रहता है। क्या पूरा जितना भी हम पाठ्यांक चेक करेंगे तो देखेंगे कि वोल्टमीटर का पाठ्यांक यानी कि रीडिंग एक ही बराबर होता है। तो आर्मेचर में ओपन सर्किट दोष विद्यमान नहीं है। अगर एक जैसा वोल्टेज रहता है, इसमें भी क्या था एक जैसा वोल्ट रहेगा तो विद्यमान नहीं है, और वोल्टेज कम हो जाएगा या शून्य हो जाएगा तो सर्किट दोष होता है। उसी तरह से इसमें भी या तो कम हो जाएगा या शून्य हो जाएगा तो क्या होगा ओपन सर्किट फॉल्ट है। अब है अर्थ दोष परीक्षण यानी अर्थ फॉल्ट टेस्टिंग। इस परीक्षण के लिए शॉर्ट सर्किट दोष परीक्षण के भांति सीरीज टेस्ट लैंप के द्वारा, किसके सीरीज टेस्ट लैंप के द्वारा कम्युनिकेटर के किसी एक सेगमेंट से संयोजित किया जाता है। क्या कम्युनिकेटर के किसी एक सेगमेंट से संयोजित कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया सभी कम्युनिकेटर सेगमेंट के लिए दोहराई जाती है, यानी कि जितना भी कम्युनिकेटर सेगमेंट उसमें जुड़ा हुआ है सभी से बारी बारी सीरीज टेस्ट लैंप से टेस्ट करेंगे, और अगर वोल्टेज बराबर आती है तो क्या होगा यह दोष नहीं है, अर्थ दोष नहीं है। अगर वोल्टेज कम या ज़्यादा होता है या शून्य हो जाता है तो क्या है तो उसमें अर्थ दोष परीक्षण, उसमें अर्थ दोष है। यदि कहीं भी वोल्टमीटर विक्षेप होता है यानी कि रीडिंग अप और डाउन होता है तो आर्मेचर अर्थ दोष विद्यमान है, अन्यथा नहीं है। और देखेंगे कॉइल परीक्षण, सबसे लास्ट है क्या कॉइल परीक्षण। क्या है कॉइल में तो कॉइल का विपरीत दिशा में संयोजन दोष परीक्षण, यानी कॉइल का रिवर्स कॉइल कनेक्शन फॉल्ट है तो क्या है यह परीक्षण ओपन सर्किट दोष परीक्षण की भांति, यानी कि जिस तरह से हम इसका दूसरा नंबर पर क्या था ओपन सर्किट दोष परीक्षण का फॉल्ट चेक किए थे, जस्ट लाइक उसी तरह से कॉइल का परीक्षण टेस्ट भी करेंगे। परंतु कम वोल्टेज का लैंप प्रयोग कर कम्युनिकेटर को प्रदान की जाने वाले डीसी वोल्टेज पर तो घटा दे जाते हैं। लेकिन इसमें क्या अंतर है, केवल इसमें जो कम्युनिकेटर पर हम कम वोल्टेज का प्रयोग कर रहे थे तो क्या होता है उस पर जो डीसी वोल्टेज दी जा रही थी 220 वोल्ट, उसको क्या कर देंगे 180 वोल्ट, और तब हम टेस्ट करेंगे। परीक्षण के दौरान यदि किसी भी स्थिति में क्या करें कि परीक्षण के दौरान अगर किसी भी स्थिति हो, कैसे भी परिस्थिति हो, तो क्या करेंगे मिलीमीटर वोल्ट का विक्षेप दिशा परिवर्तित हो जाती है। क्या होता है रीडिंग अप या डाउन हो जाएगी, तो संबंधित कॉइल में विपरीत दिशा में संयोजन दोष विद्यमान है, यानी कि उसमें क्या है कि कॉइल में फॉल्ट आ गया है और इसे क्या करना है नॉर्थ जो साउथ में जोड़ देते हैं उसे साउथ को साउथ में जोड़ेंगे और नॉर्थ को नॉर्थ में यानी कि उत्तर दिशा में जो है वो उत्तर दिशा में कॉइल को जोड़ेंगे और दक्षिण दिशा में जो कॉइल है उसे दक्षिण दिशा में करेंगे। अन्यथा वाइंडिंग में यह दोष विद्यमान नहीं है। अगर ये नहीं होता तो क्या समझेंगे कि वाइंडिंग में कोई भी दोष नहीं है। अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे छोटे ट्रांसफार्मर की रीवाइंडिंग। क्या पढ़ेंगे छोटे ट्रांसफार्मर की रीवाइंडिंग।
क्या पढ़ेगा हम लोग? छोटे ट्रांसफार्मर की रिवाइंडिंग। कहता है कि 25 केवीए 25 केवीए तक दक्षता के ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर छोटे ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। यदि किसी ट्रांसफार्मर की ट्रांसफार्मर की वेष्टन जल जाती है जल जाती है तो जल जाती है अथवा क्षतिग्रस्त हो जाती है तो ट्रांसफार्मर की वेष्टनों को नए वेष्टन के प्रतिस्थापित करना
तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, छोटे ट्रांसफार्मर की रिवाइंडिंग। छोटे ट्रांसफार्मर की रिवाइंडिंग किस तरह से करेंगे तो उसको देखते हैं। यानी कि रिवाइंडिंग ऑफ स्मॉल ट्रांसफार्मर क्या करें, 25 केवीए तक क्षमता के ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं, छोटे ट्रांसफार्मर कहते हैं, या ये छोटे ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। यदि किसी ट्रांसफार्मर की वेस्टर्न जल जाती है, वेस्टर्न मतलब अंदर की क्वाइल जब जल जाती है या अगर क्षतिग्रस्त हो जाती है तो ट्रांसफार्मर के वेस्टर्नों को नई वेस्टर्न से प्रतिस्थापित करना ट्रांसफार्मर रिवाइंडिंग कहलाता है। यानी कि जब पहले से उसमें जो क्वाइल वाइंडिंग की हुई है अगर वो जल जाता है या टूट जाता है, अंदर से ब्रेक हो जाती है, तो उसे रीवाइंडिंग किया जाता है। और पहले क्वाइल की जगह पर दूसरे क्वाइल का वाइंडिंग करना ही क्या होता है, रीवाइंडिंग करना कहलाता है। यदि ट्रांसफार्मर की कोर यानी कि कोर अंदर का जो क्वाइल होता है उसकी अचानक पर यानी कि जो अंदर से इंसुलेशन किया हुआ रहता है जब वो जल जाता है, अगर सुरक्षित है, मान लीजिए कि अगर सुरक्षित है, नहीं जला है तो उपयोग में लाया जा सकता है, उसमें हम वाइंडिंग कर सकते हैं। अगर वो कोड भी क्षतिग्रस्त हो गई है तो क्या है, उस पर दोबारा से रीवाइंडिंग नहीं कर सकते हैं, हो ही नहीं सकता, ही पॉसिबल ही नहीं है। क्या होगा, उसे फिर से पूरा ट्रांसफार्मर को उतारना पड़ेगा, पार्ट बाय पार्ट खोलना पड़ेगा और उसे अच्छी तरह से सैंड पेपर से साफ करके उस पर इंसुलेशन चढ़ाएंगे और तब फिर जाके उस पर दोबारा से वाइंडिंग करेंगे। यानी कि एक तरह से नया ट्रांसफार्मर का निर्माण कर देंगे हम लोग। अगर वह बोर्ड भी क्षतिग्रस्त हो गई है तो इस पे रीवाइंडिंग करने का कोई औचित्य नहीं बनता है, कोई चांस ही नहीं है कि इसे रीवाइंडिंग कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखें कि रीवाइंडिंग करने के लिए क्या क्या हमें चाहिए, इसको रब कर देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे रीवाइंडिंग विधि। Rewinding of small transformer किसी आंशिक क्षति
The transformer की एक या दो वेस्टर्न परिवर्तित करने के लिए सर्वप्रथम ट्रांसफार्मर से संबंधित निम्नलिखित विवरण लिख लेना चाहिए। जैसे पहला ट्रांसफार्मर के केस वोल्ट एम्पियर में प्राथमिक वोल्ट तक प्राथमिक धारा द्वितीयक धारा आवृत्ति
तो रीवाइंडिंग ऑफ स्मॉल ट्रांसफार्मर के बारे में देख लेते हैं। कहता है किसी आंशिक क्षतिग्रस्त, यानी कि जब थोड़ा सा ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो जाता है, यानी थोड़ा सा जब नुकसान हो जाती है, तो एक या दो वेस्टर्नों को, यानी कि एक या दो कॉइल को परिवर्तित करके सर्वप्रथम ट्रांसफार्मर से संबंधित निर्णय लिख लेना चाहिए। कितना रेटिंग का तार होना चाहिए, कितना वोल्ट का होना चाहिए, कितना केवीए का होना चाहिए, आदि आदि। देखते हैं ये 10 बातों पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए और उसको पहले लिख लेंगे। पहला, ट्रांसफार्मर के फेज कितने फेज के हैं, सिंगल फेज है, डबल फेज है या ट्रिपल फेज के हैं। दूसरा है वोल्ट एम्पियर मान, कितना वोल्ट एम्पियर का रेटिंग यह लेता है। तीसरा है प्राथमिक वोल्टता, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग की वोल्टता कितनी है और सेकेंडरी वाइंडिंग की वोल्टता कितनी है, ये हम देख लेंगे और नाप लेंगे। फिर है प्राथमिक धारा, यानी कि इसमें जो करंट फॉलो हो रहा है कितना सप्लाई देगा, और जब सेकेंडरी वाइंडिंग में जाएगा तो उसमें कितना सप्लाई आउटपुट देगा। फिर आवृत्ति, कितना फ्रीक्वेंसी यानी कितना हर्ट्ज इसका पावर है। आठवां है क्रिस्टलों की संख्या RF, यानी कि जितनी इसकी संख्या है कॉइल की वाइंडिंग की, वो हम लिख लेंगे और उसका एक डायग्राम बना लेंगे। समापक सिरों की संयोजन स्थिति, यानी कि जब लास्ट में हम आउटपुट देकर बाहर जब टर्मिनल से निकालते हैं तो उसकी स्थिति देख लेंगे कि कहाँ कहाँ पर इसको जोड़ा गया था पहले और अब कहाँ कहाँ हम जोड़ेंगे, उसी के अनुसार करना है। प्रोड की कृष्ण, यानी कि जो तार का जो कोड है अंदर का वो किस किस्म का है, आयरन कोड है या एल्युमिनियम कोड है या कॉपर कोड है, इसकी उसकी किस्म के बारे में जानकारी ले लेंगे। उसका आकार कितना है और संख्या कितनी है। तार की विवरण लेने के बाद क्षतिग्रस्त वेस्टर्नों को हटाया जाता है, जो टूट गया है या खराब हो गया है या जल गया है उसको हटा देंगे और वेस्टर्न से संबंधित विवरण एकत्र कर लेंगे। किस तरह का कॉइल लगाना है। वेस्टर्न का तार स्टैंडर्ड वायर गेज में उसकी मोटाई नाप लेंगे कि कितना स्टैंडर्ड वायर गेज का है। एक वेस्टर्न में लपेटों की संख्या, यानी कि कितनी टर्न हम लपेटे हैं, उसको पहले से लपेटा हुआ टर्न कितना था उसको नोट डाउन कर लेंगे और फिर जब नया रिवाइंडिंग करेंगे तो उतना ही टर्न लपेटेंगे उस कॉइल में। समापक सिरों की संयोजन स्थिति, यहाँ पर कहा था समापक सिरों की संयोजन स्थिति, यानी कि जब अंतिम कोड का है उसमें कितना राउंड वायरिंग की हुई थी उसको नाप लेंगे। फिर मध्य स्तंभ पर प्रयुक्त अचालक परत की किस्में हम बताएं, यानी कि जो इंसुलेशन है वो बीच का परत पर वो किस किस्म था, कितने तरह के थे उसको नाप लेंगे। उपरोक्त विवरण एकत्रित करने के पश्चात क्षतिग्रस्त वेस्टर्न को हटाकर पुरानी परत के स्थान पर नई परत लगाई जाती है। जब जल गया है तो उसको हटा देंगे और नया परत उसको चढ़ा देंगे। वेस्टर्न के विवरण के अनुसार या तो नई वेस्टर्न प्रतिस्थापित कर देंगे अथवा उसी गेज के तार की उतनी ही संख्या लपेट कोड अचालक परत पर हाथ से लपेट देंगे। लेकिन जब हाथ से लपेटेंगे तो क्या होगा, जितना टाइट वो मशीन से कसा हुआ था उतना टाइट हाथ से नहीं कसाएगा और क्या होगा, लपेट ढीला पड़ जाएगा। ढीलापन हाथ से लपेट जाता है। इससे पहली विधि उत्तम है, यानी कि पहला विधि जो है वो सबसे अधिक है। क्यों? क्योंकि ढीलापन नहीं रहता और वेस्टर्नों यानी कि जो कॉइल है वो एक दूसरे से सटे रहते हैं क्योंकि वो टाइट बंधाता है। वेस्टर्न पर स्थापित करने के पश्चात उसके समापक सिरों की संयोजन आरेख के अनुसार संयोजित कर देते हैं, यानी कि जो हम डायग्राम बनाए थे उसके अनुसार उसमें सेट कर देते हैं। और ट्रांसफार्मर का लोड परीक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि हमें पता तो चलेगा कि जो हम उसमें लोड दिए थे, जितना टर्न उसमें था पहले से उतना दे दिए हैं, तो क्या अब लोड उतना ले रहा है कि नहीं ले रहा है, इसकी जांच करने के बाद उसमें पूर्ण रूप से सप्लाई देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। धन्यवाद स्टूडेंट।